Very good evening, all of you. Welcome back to Shaping Minds. Today we will continue with our new thinker, that is Alfred Schutz. We are doing thinkers classes, and today our topic is Alfred Schutz, born date 13 April 1899 and died on 20th May 1959. डेट्स याद रखनी ज़रूरी है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं इस वजह से. सो द फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी वॉज, कौन थे फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी? एल्फ्रेड शूट्स. बट अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है फाउंडर का नेम, ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी, अगर फिनोमिनोलॉजी के फाउंडर पूछे जाते हैं आपको, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देती हूँ ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी, तो आंसर इज एडमंड हर्सल. ये आपको याद रखना है. एडमंड हर्सल जो है उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को फाउंड किया था, फिनोमिनोलॉजी को. एंड इसके फादर बोला जाता है एल्फ्रेड शूट्स को, बिकॉज फिनोमिनोलॉजी को और भी ज्यादा डेवलप किया, और भी ज्यादा इस पे वर्क किया था एल्फ्रेड शूट्स ने. इंस्पायर्ड फ्रॉम हर्सल, जो एल्फ्रेड शूट्स थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे हर्सल से. नेक्स्ट इज स्टॉक नॉलेज. व्हाट इज स्टॉक नॉलेज? आप अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी चीजें सीखते हैं, जितना भी आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो जो नॉलेज आपके पास है, उन सभी को बोला जाता है स्टॉक नॉलेज. मीन्स ज्ञान का भंडार. ठीक है, आप पूरी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, उसी के लिए उन्होंने टर्म यूज की स्टॉक नॉलेज. व्हाट इज टाइपिफिकेशन? टाइपिफिकेशन मीन्स when somebody reacts or responds on the basis of their own situations. For example, अभी एज प्रेजेंट में आप लोगों को टीच कर रही हूँ ना, तो मेरा एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा. अगर मैं अपनी बेटी से बात करूंगी तो मेरा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड या एटीट्यूड वट एवर इट प्रोनाउंस, आई डोंट नो, आई रियली आई एम ऑलरेडी ऑलवेज कंफ्यूज कि एटीट्यूड और एटीट्यूड. ओके, तो मेरा एटीट्यूड मेरी बेटी के साथ, मेरा जो रवैया है वो अलग होगा मेरी बेटी के साथ बात करते टाइम. मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी तो एक अलग तरीका होगा. मैं अपने वी कैन से प्रोफेसर से बात करूंगी तो मेरा एक तरीका अलग होगा. जिस टाइम पे मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे जो गाइड थी उनसे जब मैं बात करूंगी वो बिल्कुल डिफरेंट वे होगा. मैं उस तरह से, जैसे मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, मैं वैसे बात अपने प्रोफेसर से, मैं अपने गाइड से, अपने मेंटर से वैसे बात नहीं कर सकती, है ना. हर एक सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है उसका एक अलग तरीका होता है. दैट इज कॉल्ड टाइपिफिकेशन. मीन्स यू हैव टू कैटेगराइज योर वे ऑफ टॉकिंग इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. नेक्स्ट इज लाइफ वर्ल्ड. देखिए, लाइफ वर्ल्ड जो है वो ओरिजिनली गिवन बाय, ये जो टर्म है ना, ये थी हर्सल की. प्लीज इसको याद रखिए, हर्सल ने ये दी थी. एंड इसी के लिए उन्होंने ये जो लेबेंसवेल्ट लिखा है, लेबेंसवेल्ट, ये क्या है? ये एक जर्मन वर्ड है. ठीक है, जर्मन है इसलिए साउंड्स अजीब कर रहा है. लाइफ वर्ल्ड लेबेंसवेल्ट ने दिया था. लेबेंसवेल्ट जर्मन टर्मिनोलॉजी है एंड ये हर्सल ने दी थी. हर्सल ने सिर्फ एक ही लाइफ वर्ल्ड की बात की, बट इसको आगे 4 टाइप्स ऑफ लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं एल्फ्रेड शूट्स. ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि 4 टाइप्स की बात किसने की है, तो 4 टाइप्स दिए हैं एल्फ्रेड शूट्स ने. अब ये 4 टाइप्स ऑफ लाइफ वर्ल्ड क्या है? 4 टाइप्स आर अमवेल्ट, मिडवेल्ट, वॉरवेल्ट एंड फॉगवेल्ट. इसका मीनिंग समझते हैं. अनवेल्ट होता है आप जिस टाइम पे हैं, अभी अभी जो 2025 चल रहा है, इस टाइम पे जो मेरी सेम एज ग्रुप के लोग होंगे, और टाइम भी सेम है, और मेरी ही एज ग्रुप के लोग वहां प्रेजेंट हों. मान लीजिए मैं जहाँ रह रही हूँ, मैं जिस स्टेट में हूँ, या मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ, ये जो मेरा जगह है, यहाँ पर मेरे हम उम्र के लोग
और सेम प्लेस रहते हैं, उसको बोला जाता, उसके लिए टर्म यूज होती है अमवेल्ट, अमवेल्ट। ये जर्मन टर्म्स हैं, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज मिटवेल्ट। मिटवेल्ट होता है कि मेरी ही एज ग्रुप के लोग, सेम एज, बट आर place is different. For example, one of my friend lives in Delhi, one of my friends lives in देहरादून। हम सेम एज के हैं बट हमारी प्लेस सेम नहीं है। मेरी एक फ्रेंड देहरादून में रहती है, एक मनाली में भी है और एक दिल्ली में भी रहती है। तो ये क्या है कि आप सेम एज के हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप सेम एज के हैं, बट आपकी प्लेसेस सेम नहीं है, उसके लिए टर्म यूज होती है मिटवेल्ट। नेक्स्ट इज वोरवेल्ट। वोरवेल्ट होता है आपके जो प्रीवियस जनरेशन रही हो, जो आपसे पहले, तो आपसे पहले कौन सी जनरेशन है? आपके पेरेंट्स हैं, देन आप दूसरी जनरेशन में आए ना, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो आते हैं वॉवेल्ट में। आप, हमसे प्रीवियस जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। मैं अभी जो हूँ एट प्रेजेंट, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी प्रीवियस जनरेशन मेरे पेरेंट्स, तो वो होगी, उसके लिए टर्म है वॉवेल्ट। एंड नेक्स्ट इज फॉगवेल्ट। प्लीज कीप इन माइंड, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन आया था, या फिर बिफोर दैट, आई डोंट नो, बट इससे क्वेश्चन बना है, पीवाईक्यू है ये। फॉगवेल्ट होता है आपकी आने वाली जनरेशन, योर फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर इज माई फ्यूचर जनरेशन। मेरी जो जनरेशन है अभी एट प्रेजेंट, और मेरी प्रीवियस जनरेशन मेरे पेरेंट्स, मेरी फ्यूचर जनरेशन मेरी बेटी, उसके लिए टर्म यूज होगा फॉगवेल्ट, इसे ध्यान रखिए। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को ये नहीं पता कि व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी मीन्स डीप सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ others first hand experiences। प्लीज इसे ध्यान रखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोमिनोलॉजी? फिनोमिनोलॉजी मीन्स कि आप, जब कोई भी इंसान आपसे अपनी कुछ बात शेयर करे, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो शेयर करे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है जो फर्स्ट टाइम हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, आप किसी और के साथ हुई हुई चीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ हुई हुई चीज को शेयर कर रहे हैं, उसको बोलेंगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे रिसर्च जब हम करते हैं उसमें एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो है जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, है ना, आप खुद फर्स्ट टाइम उस चीज को कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट हैंड डेटा। जैसे मैंने जब रिसर्च की तो मैंने फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने सेकेंडरी डेटा बाद में यूज किया। फर्स्ट मैंने क्वेश्चनियर्स फिल कराए, मैंने इंटरव्यू मेथड को यूज किया, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए और मैंने क्वेश्चनियर, यस, ये दोनों मेथड्स मैंने यूज किए। तो ये क्या है? फर्स्ट हैंड डेटा है। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को आप इसी तरह समझ सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम आपने खुद किया है, आपके साथ हुआ है। तो जब कोई भी इंसान आपको अपनी कोई चीज शेयर करता है, आपको अपनी चीज बताता है, मान लीजिए उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए और वो बहुत परेशान है और आपको बोले अरे मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, जब आप उस चीज को एम्पथाइज कर पाते हैं, यानी जब आप उस चीज को सीरियसली समझ पाते हैं, उसको डीप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, जब आप रियलिटी में फील कर रहे हैं वो चीज, है ना, उसके एक्सपीरियंसेस को समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजी। प्लीज ध्यान रखिए। समझ में नहीं आता है, दोबारा से आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को बार बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट इज सोशल रेसिपीज। देखिए सोशल रेसिपीज क्या है? हम जब कुकिंग करते हैं किचन में, तो हर एक चीज की रेसिपी है ना, आप शाही पनीर बनाएंगे उसकी अलग रेसिपी होती है, आपको पाव भाजी बनानी उसकी अलग रेसिपी है, आपको कोई और फूड प्रिपेयर करना है उसकी एक अलग रेसिपी होती है, दैट मीन्स एक अलग तरीका होता है। बिल्कुल उसी तरह से सोसाइटी में भी आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किसके साथ कैसे बिहेव करेंगे।
क्या आप सबके साथ सेम बिहेव कर सकते हैं? नहीं। इट्स डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है आपका किसके साथ क्या इक्वेशन है, क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। तो सोशल रेसिपीज यानी हम रियल लाइफ में भी, सोसाइटी में भी, रिलेशनशिप्स में सोशल रेसिपीज करते हैं। यानी डिपेंड करता है हम किस इंसान से बात कर रहे हैं, और तब हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, हमारा रिप्लाई क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होगा उसके लिए, दैट इज सोशल रेसिपी। नेक्स्ट इज पैरामाउंट रियलिटी। पैरामाउंट रियलिटी मीन्स हम अपनी लाइफ में, देखिए जो ऊपर था ना स्टॉक नॉलेज, कि हमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, हमें ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं। बहुत बार मेरी बेटी मुझे इस मामले में बहुत टोक देती है। मैं जब उसको पढ़ा रही होती हूँ, उसने अपने स्कूल में जो सीखा है, उसके टीचर्स से जो सीखा है, समटाइम्स मान लीजिए वो कोई चीज़ गलत बोल रही हो, मैं उसको बोलती हूँ बेटा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करेक्ट है। शी सेड नो मम्मा, हमने ऐसे ही पढ़ा है, तो जो हमने पढ़ा है वही सही है। फिर मैं उसको समझाती हूँ कि देखो अब बताओ कौन सही है। देन शी रियलाइज कि हाँ ठीक है ऐसे है। बट रियलिटी में हम सभी ऐसा करते हैं कि जो हमें नॉलेज है ना, जिस चीज का हमें पता है, हमें ऐसा लगता है कि वही चीज सही है। दैट इज पैरामाउंट रियलिटी। यानी आपके पास जो नॉलेज है, जब आप ये माने कि आप ही सही हैं, आपकी ही नॉलेज सही है, तब उसको के लिए टर्म यूज होती है पैरामाउंट रियलिटी। नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू शेयर योर थिंग्स विद अदर पर्सन। जब आप दूसरे इंसान से शेयर करते हैं कुछ, एंड वो अगर आपकी बात को बहुत ही अटेंटिवली, एकदम ढंग से सुनते हैं, समझते हैं, समझने का ट्राई करते हैं, तो दैट इज रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। क्या आप उस इंसान को समझ पा रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं, सुन ही नहीं रहे, उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो रेसिप्रोसिटी नहीं हो पाएगा। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? गिव एंड टेक। अगर मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ तो आप उसको समझें, आप मुझसे कुछ शेयर कर रहे हैं तो मैं उस चीज को समझूं। दैट इज रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इंटरसब्जेक्टिविटी ये भी एल्फ्रेड शूट्स का कॉन्सेप्ट है, बट ओरिजिनली अगर एग्जाम में पूछा जाए, ओरिजिनली इसको दिया था हर्सल ने, प्लीज याद रखिए। इंटरसब्जेक्टिविटी भी हर्सल का है। कॉन्शियसनेस वही कि आप अवेयर हो कि दूसरे को सुन रहे हैं। नेचुरल एटीट्यूड्स फिर से अगेन ओरिजिनली दिया है हर्सल ने, क्योंकि एल्फ्रेड शूट्स बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे हर्सल से, तो उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने यूज किया है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ओरिजिनली पूछा जाए कि हु गिव्स दीज कॉन्सेप्ट्स, इंटरसब्जेक्टिविटी, नेचुरल एटीट्यूड्स या फिर लाइफ वर्ल्ड, तो आंसर इज हर्सल। नेक्स्ट इज नेचुरल एटीट्यूड। क्या होता है नेचुरल एटीट्यूड? मीन्स जब कोई भी इंसान आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, तो आप अपने पर्सनल बायसनेस को, या आपको जो ऑलरेडी चीज पता है, कोई आपका अजम्पशन आप ना लगाएं। आप बिल्कुल ब्लैंक होके सामने की वाले की बात को समझें। अपने आपके पास जो नॉलेज है उस चीज के बारे में, उसको साइड पे रख दें, अपनी बायसनेस को साइड पे रख दें, अपने प्री अजम्पशंस जो आपके माइंड में है उसको साइड पे रख के बिल्कुल ब्लैंक होके दूसरे वाले की, सामने वाले की बात को सुने। दैट इज नेचुरल एटीट्यूड। नेक्स्ट इज वी दे रिलेशन। ये वी दे रिलेशन जो है, ये वही है एमवेल्ट, मिडवेल्ट, वोरवेल्ट, फॉकवेल्ट, यानी लाइफ वर्ल्ड से रिलेटेड। रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव एक्शन वही है कि आप किसी के साथ किस तरह से, एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं, और किस तरह से उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी होता है जब आप सहानुभूति या सांत्वना दिखाएं किसी को, कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो आप एम्पथाइज हो जाएं उसके लिए, आप उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें एंड देन उसकी बात को समझें। दैट इज एम्पैथी गिवन बाय एल्फ्रेड शूट्स। नेक्स्ट इज ट्राइपर्टाइट पिलर्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी। ये PYQ है, प्लीज कीप इन माइंड। सिर्फ ये इतना ही टर्म आया था एग्जाम में, इतना ही स्टेटमेंट पूछा गया था। ट्राइपर्टाइट पिलर्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी किसने दिया? द आंसर इज एल्फ्रेड शूट्स। और ये क्या है? इसमें वही है इंटरसब्जेक्टिविटी, नेचुरल एटीट्यूड्स एंड टाइपिफिकेशन।
ये ऑलरेडी ये तीनों टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी ऑलरेडी, लेकिन इसको बोला जाता है, अगर ये तीनों टर्म एक साथ लिखी आए, आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि इंटरसब्जेक्टिविटी, नेचुरल एटीट्यूड एंड टाइपिफिकेशन, इन सब के लिए उन्होंने क्या यूज किया, इन सबको उन्होंने मिक्स करके बोला ट्राइपर्टाइट पिलर्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अल्फ्रेड शूट्स की जो बुक्स हैं, प्लीज आप लोग यूट्यूब पे ना मैं पोस्ट भी करती हूँ, वहां पर मैं बुक्स के नेम्स लिस्ट जो है वो पोस्ट करती हूँ, उस पोस्ट को देखना ना भूलें, पोस्ट जरूर चेक करें। मैंने कुछ बुक्स के नेम्स ऑलरेडी वहां शेयर किए हैं। अल्फ्रेड शूट्स की जो बुक्स हैं उनके नेम्स भी मैं पोस्ट कर दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज पोस्ट को भी चेक करें, लाइक भी कर दिया करो। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, समझ में आता है, तो एक छोटा सा थैंक यू, वेरी नाइस, नाइस लेक्चर, जो भी आप लिखना चाहें वो मैसेज आप ज़रूर कर सकते हैं। एंड अपने शेयर के फ्रेंड्स के साथ मेरा यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।